वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से रिलेटेड जो बात देख चुके हैं उससे पहला था, पहले वीडियो में करंट, इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी, इस दोनों को डिफाइन किए थे। फिर दूसरे वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री आइडियाज लिए थे ओम्स लॉ पर, जिसमें हम लोग देखे थे कि ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन है कंडक्टर के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R रेजिस्टेंस कांस्टेंट। फिर हम लोग डेफिनेशन देखे थे, रेजिस्टेंस के बारे में देखे थे, एक फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L बाय A। फिर हम लोग R का रेसिप्रोकल G यानी कंडक्टेंस, फिर हम लोग रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल सिग्मा, रो सिग्मा कंडक्टिविटी, इन सब का डेफिनेशन देखे थे। लास्ट में वीडियो के सेकंड वीडियो के लास्ट में हम लोग ओम्स लॉ का दूसरा एक्सप्रेशन जो V इक्वल टू IR से अलग है, लेकिन ओम्स लॉ ये कहेंगे उसको, उसके बारे में जाने थे। J इज इक्वल टू सिग्मा E। ओम्स लॉ का ओम्स लॉ को मैथमेटिकली J इज इक्वल टू सिग्मा E भी लिख सकते हैं, जहां J करंट डेंसिटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है और E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। आज हम लोग इसी ओम्स लॉ का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देखने जा रहे हैं। एग्जाम में आता भी है ओम्स लॉ का डेरिवेशन, तो हम लोग को इसी को देखना है आज। फिर हम लोग याद कर रहे हैं थोड़ा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR या J इज इक्वल टू सिग्मा E। ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए सही है और एट कांस्टेंट टेम्परेचर सही है, इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि कंडक्टर क्या है। किस सब्सटेंस को हम कंडक्टर कहेंगे? कंडक्टर वैसा सब्सटेंस है जो अपने से होकर के हीट और करंट को हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर के पास होने देगा। allow heat and electricity to pass through them। जबकि इंसुलेटर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर पास नहीं करने देता है, तो कंडक्टर इस मामले में कंडक्टर इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि यह कंडक्ट करता है हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम लोग इससे होते हुए ले जा सकते हैं। अब आखिर कंडक्टर में ऐसा क्या है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग को पहले से भी आइडिया है कि कंडक्टर के पास जो प्रॉपर्टी है हीट और करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, उसके पीछे कारण है कि उसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा बात है कि कंडक्टर के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इंसुलेटर के पास नहीं है। फिर सवाल उठता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या चीज? क्या इसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड है या इसी का कुछ इलेक्ट्रॉन है? इस पर अगर हम बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम उसको कहते हैं जो कंडक्टर का एटम क्रिस्टल में अपने आउटर इलेक्ट्रॉन को फ्री चलने के लिए छोड़ देता है। इसके लिए जो वेल इस्टेब्लिश थ्योरी है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इस मॉडल के अनुसार ऐसा कहा गया है कि कंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर का हर एटम
एक एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जो उसका आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको क्रिस्टल में चलने के लिए फ्री छोड़ देता है, उसका बाउंड इलेक्ट्रॉन इसी के साथ अटैच रहता है, लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन को पूरे क्रिस्टल में चलने के लिए फ्री छोड़ देता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बहुत सारा एटम है, बहुत नजदीक नजदीक एटम रहता है इसमें। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो एटम्स अपने अपने, और एटम्स एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन बना लेता है, गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन को लूज छोड़ देता है पूरे क्रिस्टल में मूव करने के लिए, और आयन अपने जगह पर स्थिर रहता है। इसी को कहा गया है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। और इसमें ऐसा माना गया है कि इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह से मूव करता है इस एटम के इनसाइड, इस मॉलिक्यूल सब्सटेंस के इनसाइड, इस कंडक्टर के इनसाइड, जैसे गैस का मॉलिक्यूल फ्री होकर मूव करता है। इसका फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन को गैस के मॉलिक्यूल के जैसा इसमें बताया गया है कि जिस तरह से गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स फ्री होकर के मूव करता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टर के अंदर फ्री होकर मूव करता है पूरे कंडक्टर के अंदर, लेकिन उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि वह कंडक्टर से बाहर निकल जाए। और उसी इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड में या इलेक्ट्रॉन के सी में आयंस एक दूसरे से बॉन्ड में बंधा हो रहता है, मेटालिक बॉन्डिंग जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें। अगर हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एक कंडक्टर में कितना हो सकता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एस्टिमेशन है कि कंडक्टर के अंदर कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। एस्टिमेट किया गया है कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑर्डर है 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में हमारे पास कंडक्टर के अंदर कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 10 to the power 28, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। अब इतना इलेक्ट्रॉन है और फ्री भी है मूव करने के लिए, फ्री भी है मूव करने के लिए, तो हम लोग अगर बात करें कि एक सर्किट इस तरह से ले लें, एक बल्ब लगा हुआ एक बैटरी से, और यहाँ एक स्विच मान लेते हैं इस तरह। अगर स्विच ओपन हो, यानी स्विच अगर हम ऑफ रखते हैं, जैसे घर में स्विच ऑफ अगर रखते हैं, तो क्या बल्ब जलेगा? जाहिर सी बात है नहीं जलेगा, इसीलिए कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं कर सकेगा, एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकेगा, जिसके कारण बल्ब सर्किट में करंट नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। आखिर जब इलेक्ट्रॉन है, फ्री है मूव करने के लिए, इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, तो फिर करंट जीरो किस लिए है? सवाल ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन रहते हुए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है थर्मल एनर्जी के कारण मूव करता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थर्मल एनर्जी के कारण होता है, और इसका ऑर्डर, उसके वेलोसिटी का ऑर्डर ड्यू टू टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी ऑर्डर होता है 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। तो इतना वेलोसिटी है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, तो भी यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है, इसका क्या कारण है? तो इसके लिए क्या थ्योरी दिया गया, इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग बात की है कि स्विच ऑफ है, तब बल्ब, जैसे मानते हैं बल्ब लगा हुआ है, सर्किट है, बैटरी है, सप्लाई करने वाला है एनर्जी, स्विच ओपन है, ऑफ है, तो बल्ब नहीं जलता है। लेकिन जब हम स्विच क्लोज कर दें, ऑन कर देते हैं, तो बल्ब जल उठता है। तो यहाँ पे जब कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर से बना हुआ वायर है, कंडक्टर है, तो उसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या कारण है जो बल्ब यहाँ नहीं जला या करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं किया? तो करंट के फॉर्मेशन नहीं होने के पीछे क्या वजह है, इसको समझते हैं। यहाँ पर इस स्थिति में करंट जीरो है, और करंट तो जीरो है, इसमें हम लोग बात करते हैं कि जब स्विच ऑफ है, उस समय इस
एलिमेंट के अक्रॉस, इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला जो बैटरी था काम नहीं करेगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस काम नहीं करेगा तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी तैयार नहीं करेगा। लेकिन इस जगह जब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी से कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा इसका, और जैसे कनेक्शन होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव एक यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसके कारण यहाँ पर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं रहा, नन जीरो हो गया। यानी स्विच ऑफ के कंडीशन में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। जबकि स्विच ऑन होने की स्थिति में कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम लोग इस तरह समझते हैं कि एक इस पोर्शन पे हम लोग कंसीडर करते हैं, सेम पोर्शन यहाँ भी नहीं है, और हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा होगा। इस समय अगर हम बात करें तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कंडक्टर के अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है लेकिन रैंडम है, तो यहाँ एक रैंडम मूवमेंट होने के कारण, रैंडम मोशन होने के कारण या रैंडमनेस होने के कारण हम ऐसा समझ सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया के एक साइड गया होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी दूसरे साइड आने का भी है। तब हम इस स्थिति में रैंडमनेस के कारण हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल चार्ज कितना पास किया, जितना इधर उतना इधर, तो दोनों मिलकर कैंसिल, तो टोटल चार्ज पास करने वाला उस एरिया से क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर टोटल चार्ज जीरो है, टोटल चार्ज क्रॉसिंग द एरिया जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो है। अब इस जगह क्या होगा, किसी भी छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया पे यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और हम लोग यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो इस तरफ से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ प्रोड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर कैसे फोर्स लगाएगा, फॉर्मूला इसके लिए F इज इक्वल टू QE। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो फोर्स कितना महसूस करेगा, चार्ज F इज इक्वल टू QE। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, इस ब्लैक पेन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स उसके अपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है इस साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होगा इलेक्ट्रॉन उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आने के कारण, इस डायरेक्शन में बनने के कारण इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में आने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। तब हम कहेंगे कि जितना इस तरफ गया उससे कहीं ज्यादा इस तरफ आने का संभावना बढ़ गया, और अब हम कह सकते हैं कि रैंडमनेस के ऊपर एक डेफिनेटनेस आ गया, रैंडमनेस पर डेफिनेटनेस के ऊपर इंपोज हो गया, जिसके कारण अब हम कहेंगे क्यू नेट जीरो नहीं, इस एरिया से पास करने वाला टोटल चार्ज जीरो नहीं है, इसका मतलब करंट भी जीरो नहीं रहा। और तब हम समझ सकते हैं कि स्विच ऑन करने के बाद करंट किस लिए यहाँ पे फॉलो किया। कारण यही है कि रैंडमनेस पर एक डेफिनेटनेस सुपरपोज कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के कारण। अब हम लोग एक मेंटल पिक्चर तैयार करते हैं कि जब स्विच ऑफ था तब कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा था, और जब स्विच ऑन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहा, तब कंडक्टर के अंदर क्या सिचुएशन है। उसके लिए क्या मेंटली हम पिक्चर बना सकते हैं, इसको देखते हैं। क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहा है, अभी रैंडमनेस भी था, तो रैंडमनेस में रैंडमली मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन
कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा था और इस तरह का फिगर भी हम लोग देखे थे। इलेक्ट्रॉन का गैस है और उसमें हर इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करने वाला आयन भी है। इस तरह का फिगर कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन का सी है, उसमें आयंस एम्बेडेड है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका कॉलिजन होगा आयन से, इस एटम के आयन से जिसको छोड़ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन चलने के दौरान लगातार इससे टक्कर खाएगा, कॉलिजन होगा उसका इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक आयन से। तो इस आयन के चलते हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें और मान लें कि पॉइंट ए से स्टार्ट किया चलना और जैसे यहाँ से चला तो फ्री होकर चल रहा था, अचानक इस जगह कॉलिजन हुआ, पहला कॉलिजन। फिर दूसरा कॉलिजन के लिए चला, मतलब जब यहाँ से चलेगा रैंडमनेस है, किस डायरेक्शन में चलेगा इसके लिए हम लोग पहले से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मान लेते हैं फिर दूसरा कॉलिजन हुआ, दूसरा कॉलिजन के बाद जो भी वेलोसिटी है उसको फिर से फ्रेश स्टार्ट करेगा। मान लेते हैं फिर तीसरा कॉलिजन होगा, हर कॉलिजन के बाद फ्रेश स्टार्ट करेगा और रैंडम डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा। और मान लेते हैं कि फाइनली किसी पॉइंट तीन कॉलिजन के बाद पॉइंट बी पर पहुंचा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। ध्यान देना है दो कॉलिजन के बीच इसका रास्ता, इसका जो पाथ है स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, विदाउट एनी इंटेंशन मूव कर रहा है। सिर्फ कॉलिजन के समय इस पर कॉलिजन के समय क्या होता है कि कॉलिजन के बाद ठीक फ्रेश मूवमेंट स्टार्ट करता है और रैंडम डायरेक्शन स्टार्ट करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो अब क्या होगा, अगर हम इसी तरह की बात करें, उसी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, तो फिर अगर इसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन ए से स्टार्ट करता है तो जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उसके चलते उसका डायरेक्शन, क्योंकि अब फोर्स लग रहा है तो उसका डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होकर के उसका मोशन कर्व हो जाएगा। और मान लेते हैं पहले इसको कंपेयर करने के लिए इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं कि 1 2 3 डी। तब का सिचुएशन था जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। अब नया सिचुएशन क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद कि अब रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के थोड़ा कर्व होगा। और इसी तरह 3-4 कॉलिजन के बाद अब इलेक्ट्रॉन बी पर नहीं पहुंचकर बी से थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाएगा। ड्रिफ्ट कर मतलब खिसक जाएगा। तो बी से किस तरफ खिसक रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इसलिए हम इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद इलेक्ट्रॉन में थोड़ा ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया, उससे ड्रिफ्ट होने का टेंडेंसी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, पहला बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद, उस वेलोसिटी को वेलोसिटी बोलेंगे, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हम लोग इसको भी डी से डिनोट करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड। एक चीज और, ड्रिफ्ट स्पीड थोड़ा सा इसको कर देते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का बात करना है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कभी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कभी भी डेफिनेट वे में नहीं कर सकेंगे। जब भी बात करेंगे तो एक एवरेज में बात करना होगा, स्टैटिस्टिकल नेचर है सिस्टम का, इसीलिए इस जगह हम बात करेंगे तो वी एवरेज 0 होगा ड्यू टू रैंडमनेस। क्योंकि हर कॉलिजन के बाद किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का, इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब का नेट वेलोसिटी क्या मानेंगे, 0, रैंडमनेस होगा। लेकिन यहाँ रैंडमनेस से खत्म हो गया, उसके रैंडमनेस है लेकिन उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ गया, उसका इन्फ्लुएंस आ गया, उसका प्रभाव जब आ गया, तो हम कहेंगे कि अब एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं रहेगा, बल्कि कुछ एवरेज स्पीड इसको मिल गया, उसको हम नाम दे देते हैं ड्रिफ्ट स्पीड।